हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मुगल प्रशासन के बारे में अब हम लोग मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ों पर चर्चा करना। शाहजहाँ के काल का, जैसे ताजमहल। ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था, आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है ना। इसका जो स्थापत्य शैली है हिंदू और ईरानी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। यह ताजमहल जो है हिंदू और ईरानी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। ताजमहल और जो शाहजहाँ ने जामा मस्जिद भी बनाया था। जामा मस्जिद में 3 दरवाज़ा है। प्रवेश करने के लिए 3 दरवाज़ा है। एक पूर्वी दरवाज़ा है, पूर्वी प्रवेश द्वार है। इससे जो है शहंशाह प्रवेश करता था मस्जिद में। पूर्वी प्रवेश द्वार से शहंशाह जो है प्रवेश करता था। वहीं जो उत्तर में और दक्षिणी में 2 दरवाज़ा है और इससे जो है साधारण लोग प्रवेश करते थे। जामा मस्जिद में, जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, लाल किला के ठीक सामने चांदनी चौक के पास, उसमें 3 दरवाजे हैं। पूर्वी दरवाज़ा से शहंशाह जो है जामा मस्जिद में प्रवेश करता था। वहीं उत्तरी और दक्षिणी दरवाज़ा से साधारण जनता प्रवेश करती थी। यह हो गया आपको लाल किला के बारे में और जामा मस्जिद के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात जो मैं चाह रहा था कि आपको शेयर कर दूँ। उसके बाद आइए एक मीर जुमला। काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद है। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद सईद। ठीक, मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद सईद। और इसका बेटा का नाम है मोहम्मद अमीन। मीर जुमला का वास्तविक नाम है मोहम्मद सईद और इसके बेटा का नाम है मोहम्मद अमीन। ये रहने वाले थे आर्दिस्तान के। कहाँ के रहने वाले थे? आर्दिस्तान के रहने वाले थे। और वहाँ से आए थे गोलकुंडा राज्य में। व्यापारी का काम करते थे। लेकिन जब व्यापारी का काम करते थे तो गोलकुंडा का जो सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह, वो काफ़ी जो है मीर जुमला से प्रभावित हुआ। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह जो गोलकुंडा का शासक था, उसने मीर जुमला या मोहम्मद सईद को अपना वजीर बना लिया। लेकिन इसी समय में शाहजहाँ भी जो है वह काफ़ी प्रभावित हुआ था मीर जुमला से। तो उसने मीर जुमला को 5,000 का मनसबदारी दे दिया और इसके बेटे मोहम्मद अमीन को 2,000 का मनसबदारी दे दिया। इस बात की सूचना जब गोलकुंडा के सुल्तान को मिला, अब्दुल्ला कुतुब शाह को, तो वो काफ़ी क्रोधित हो गया और उसने जो है मीर जुमला के खिलाफ युद्ध की तैयारी करवा दिया, मतलब उसको आक्रमण की तैयारी करवा दिया। तो फिर मीर जुमला को सपोर्ट करने के लिए मुगल बादशाह शाहजहाँ ने औरंगजेब को भेजा और फिर जो है मीर जुमला और गोलकुंडा के बीच एक संधि हो गया। और संधि के बाद जो है मीर जुमला शाहजहाँ के पास आगरा में आ गया, जहाँ शाहजहाँ ने इसको मुअज्जम खां का उपाधि दिया था मीर जुमला को। और मीर जुमला जो है काफ़ी खुश हुआ शाहजहाँ के व्यवहार से, काफ़ी जो उसको इज्जत दे रहा था, प्रतिष्ठा दे रहा था। तो कोहिनूर हीरा था इसी के पास, मीर जुमला के पास। इस कोहिनूर हीरा को जो है मीर जुमला ने शाहजहाँ को दे दिया था। ठीक, और यही जो मीर जुमला ने शाहजहाँ को जो दिया, फिर जब नादिर शाह आक्रमण करेगा तो मोहम्मद शाह जो उस समय मुगल बादशाह होंगे, वह जो है उनसे जो है नादिर शाह छीन के ले जाएगा कोहिनूर हीरा को, है ना। तो मीर जुमला नहीं दिया था इसको शाहजहाँ को। अब आते हैं प्रशासन, मुगल काल का प्रशासन।
मुगल काल का जो प्रशासन था, मुगलों की जो राजत्व की अवधारणा थी वो तुर्की और मंगोल परंपरा पर आधारित थी। तुर्की और मंगोल परंपरा पर आधारित थी। जो तुर्की शासन प्रणाली थी, जो मंगोल शासन प्रणाली थी, उसी परंपरा पर मुगल प्रशासन आधारित था। मुगल बादशाह ने स्वयं को अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। जब खलीफा घोषित कर दिया तो ये जरूरी भी था। विदेश नीति के लिए अब जो है अपने आप को मुगल शासकों को खलीफा घोषित करना आवश्यक था। कारण यह था कि ऐसा करने से वो पश्चिम की शक्तियों के साथ बराबर के स्तर पर बात कर सकता था। ठीक, जो सफवी साम्राज्य है, सफवी साम्राज्य है और जो उज्बेक साम्राज्य है, सफवी साम्राज्य है और उज्बेक साम्राज्य है, उनसे बराबरी के स्तर पर मुगल शासक बात कर सके। इसलिए जो है मुगल शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। केंद्रीय प्रशासन पर हम लोग थोड़ा सा बात करें। केंद्रीय प्रशासन पर बात करें तो यह सैन्य शक्ति पर आधारित था। यह जो था मुगल प्रशासन जो था सैन्य शक्ति पर आधारित था और केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज्ड था। सब कुछ बादशाह के हाथ में होता था और नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर था। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर था। केंद्रीय प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित था, मिलिट्री पावर था, केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज्ड था, कंट्रोल एंड बैलेंस का पॉलिसी था। और इसमें प्रशासन में भारतीयों को भी स्थान दिया गया और विदेशियों को भी स्थान दिया गया। प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों को भी जगह दिया गया और विदेशी मूल के लोगों को भी जगह दिया गया। प्रशासन का केंद्र बिंदु बादशाह होता था। प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था? बादशाह होता था। बादशाह जो था राज्य का प्रधान था, राज्य का प्रधान होता था। सर्वोच्च सेनापति होता था, सर्वोच्च सेनापति होता था। प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो ये जो है बादशाह के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी था वह यही था। उसके बाद जो है ये तुर्की मंगोल परंपरा में जो है अकबर ने संशोधन किया। अकबर ने तुर्की मंगोल परंपरा में अकबर ने संशोधन किया। तुर्की मंगोल परंपरा में अकबर ने संशोधन किया और कहा कि शासन की किस मतलब राजा को अपनी सहमति जो है अपनी मतलब बादशाह जो है मंत्री का नियुक्ति कर सकता है। मंत्री का नियुक्ति कर सकता है, विजारत का नियुक्ति कर सकता है अपनी सहमति से। मतलब बादशाह की सहमति से मंत्रियों का नियुक्ति होगा, विजारत का नियुक्ति होगा। और संपूर्ण प्रशासन का केंद्र बिंदु था वजीर और वकील। वजीर और वकील ये पोस्ट बहुत पावरफुल पोस्ट था। मतलब आप कह सकते हैं कि अकबर के समय में, उससे पहले भी बाबर के समय में, अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में वजीर या वकील का पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जो शुरुआत में जो ये क्या नाम था, बैरम खां थे, वो अकबर का वजीर ही था, वकील था। ठीक, वकील था। तो वह जो है काफ़ी पावरफुल हो गया था। तो अकबर ने क्या किया, शासन के 8वें वर्ष वकील के पोस्ट को मतलब एक सम्मान सूचक शक्तिशाली पद था, उसको सम्मान सूचक पद में बदल दिया। वकील के पद को जो शक्तिशाली पद था
उसको सम्मान सूचक पद में बदल दिया और 8वें वर्ष में दीवान ए वजारत ए कुल, दीवान ए वजारत ए कुल का जो है दीवान ए वजारत ए कुल पद का सृजन अकबर ने कर दिया। और इससे क्या हुआ कि जो वकील या वजीर का जो पोस्ट था वो थोड़ा सा क्या वो जो पोस्ट का पावर ही समाप्त हो गया। अब उसके जगह पर दीवान ए वजारत एक कुल पोस्ट जो है ज़्यादा पावरफुल हो गया। यह सुधार अकबर ने शासन के 8वें वर्ष किया था कि वजीर और वकील के जो ताकत था, शक्तिशाली पद था, उसको शक्तिशाली पद को जो है थोड़ा कमजोर करके उसको सम्मान सूचक पद बना दिया। अकबर के समय में 4 ही मंत्री होते थे। अकबर के समय में 4 ही मंत्री होते थे। कौन कौन मंत्री होते थे? वकील होते थे, दीवान होते थे, मीर बख्शी होते थे और सदर होते थे। अकबर के समय में 4 ही मंत्री होते थे, वकील, दीवान, मीर बख्शी और सदर। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मुगल प्रशासन के बारे में जो और भी जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।